ये कहानी है वू सॉन्ग की। एक आम सा नौकरी पेशा आदमी जिसके सपने बिल्कुल हम सब की तरह बड़े थे। अमीर होने का सपना। लेकिन कभी कभी यही सपने एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज का जो सवाल है ना वो यही है, कैसे एक छोटा सा फ्लैट, एक घर का ख्वाब किसी की पूरी दुनिया उलट सकता है। वो सॉन्ग की कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल है जो हमें इस सोशल प्रेशर, इस लालच के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो एक घर खरीदने के साथ जुड़ जाता है। तो बात शुरू होती है 2022 से। वो दौर जब प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान से बातें कर रहे थे। वो सॉन्ग के दिमाग में भी एक प्लान आया, क्यों ना अपना घर बेचकर थोड़ा सा लोन लेकर एक शानदार बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया जाए। और ये फैसला कितने ही लोग करते हैं, है ना? यही सोच कर कि भाई रियल एस्टेट का मार्केट तो कभी नीचे जा ही नहीं सकता। तो उसने लगा दिया अपना सब कुछ, पूरे 1.1 बिलियन येन। और उम्मीद क्या थी कि कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन फिर आ गया कोविड और 2024 आते आते इस अपार्टमेंट की कीमत गिर कर रह गई सिर्फ 800 मिलियन येन। मतलब जितने में खरीदा था ना उससे भी कम। अब वो कर्ज के एक ऐसे समंदर में डूब चुका था जहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। पूरी की पूरी सैलरी चली जाती ईएमआई में। पेट भरने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा था। एक वक्त का खाना 3 हिस्सों में बांटकर खाता। बिजली बचाने के लिए दफ्तर से पंखे और लाइट्स चार्ज करके लाता। और हद तो ये थी कि कभी-कभी दफ्तर कैंटीन से खाना तक चुरा लेता था। इस सब के बीच उसकी मंगनी भी टूट गई। तो एक तरफ ऐसी माली परेशानियां और फिर एक और मुसीबत ने उसकी जिंदगी में दस्तक दी। उसे अपने ही अपार्टमेंट से हर वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थीं। ऐसा लगता जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। ऐसी आवाजें जो उसे आराम से सोने तक नहीं देती थीं। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, पड़ोसी भी इस शोर से इतना तंग आ गए थे कि उसके दरवाजे पर नोटिस छोड़ने लगे। उनको लगता था कि ये शोर वू सॉन्ग कर रहा है। सोचिए जरा, वो बेचारा खुद इस शोर का शिकार था, लेकिन इल्जाम भी उसी पर लग रहा था। लेकिन अगर वो सॉन्ग शोर नहीं कर रहा था, तो फिर ये आवाजें आ कहाँ से रही थीं? उसने बिल्डिंग की मालिक उन्हों से शिकायत की। लेकिन उसने क्या किया? बस ये कहकर टाल दिया कि ये कोई कंस्ट्रक्शन का मसला है, और मुंह बंद रखने के लिए पैसों से भरा एक लिफाफा थमा दिया। पैसे की तंगी इतनी आ गई थी कि अब वो कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे में उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया, क्रिप्टो का। तो वू सोंग ने अपना अपार्टमेंट गिरवी रखा और 85 मिलियन येन इन्वेस्ट कर दिए। और देखते ही देखते उसे प्रॉफिट भी होने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद शायद उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। लेकिन उसकी ये खुशियां ज्यादा देर नहीं चलीं। पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली, और जब पुलिस ने अपार्टमेंट चेक किया तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हिला के रख दिया। इसके अपने घर के अंदर एक खुफिया कमरा था जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था, और इस कमरे में एक फ़ोन लाउडस्पीकर से जुड़ा हुआ था। यही थी शोर की असली वजह। वो सुंग जो 4 साल से इस घर में रह रहा था, उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए उसकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसके पास कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल कुछ नहीं। नौकरी, इज्जत, पैसा, सब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल टूट चुका था, खुदकुशी करने ही वाला था कि उसे अपनी माँ का ख्याल आया, और उसने फैसला किया कि वो लड़ेगा। तो इसने शुरू की अपनी जांच। इस खुफिया फोन को ऑन किया और वाईफाई सिग्नल्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया। सिग्नल उसे सीधा ले गया अपने ऊपर वाले पड़ोसी जिन्हू के अपार्टमेंट तक। वो चुपके से जिन्हू के घर में घुसा, और वहां जो मंजर देखा ना, उससे उसके होश उड़ गए। वहां पूरी बिल्डिंग पर नजर रखने के लिए एक पूरा सर्वेलेंस सेटअप लगा हुआ था। जिन्हो, जो कि एक जर्नलिस्ट था, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो बिल्डिंग की मालिक उन्हों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने घटिया कंस्ट्रक्शन करके सबको अजाब में डाला हुआ था। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। असल में वो वू सॉन्ग को फंसाकर एक सनसनीखेज, मसालेदार कहानी बनाना चाहता था, जिसे बेचकर वो मशहूर हो सके। जिन्होंने वो सॉन्ग को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वू सॉन्ग ने उसके सामने एक प्लान रखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हों से बदला लेने में। और इस तरह ये दोनों मजबूरी में ही सही एक दूसरे के पार्टनर इन क्राइम बन गए। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। फाइनल मूव। दोनों उन्हों के पेंट हाउस में दाखिल होते हैं।
मकसद उससे सामना करना और उससे उसके सारे गुनाह कबूल करवाना। लेकिन यहाँ धोखे का एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें कोई किसी का नहीं। वू सॉन्ग को जिन्हू के खिलाफ करने के लिए एक गैस पिस्टल देती है। वू सॉन्ग जिन्हू पर बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी ऊनो एक चाल चलती है और खुद जिन्हू पर गैस फायर करके उसे बेहोश कर देती है। ये सोचकर कि अब वू सॉन्ग भी मरने वाला है, उन्होंने अपनी सारी नफरत उगल देती हैं। वो अपनी करप्शन, घटिया कंस्ट्रक्शन सब कुछ कबूल कर लेती है, ये सोचते हुए कि उसके राज अब हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिन्हो बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। क्यों? ताकि वो उन्हो का एतराफ सुन सके। वो उठता है, उन्हो का गला घोंट कर उसे मार देता है और फिर अपने जख्मों की वजह से वो खुद भी दम तोड़ देता है। अब वहां सिर्फ वू सॉन्ग जिंदा बचा था। मरने से पहले जेनू ने उससे उन्हों की अकाउंट बुक मीडिया को देने के लिए कहा था, लेकिन जब वू सॉन्ग ने वो किताब देखी तो उसमें उसे अपने कर्ज का सबूत भी मिल गया और यहाँ उसने एक फैसला किया। उसने अकाउंट बुक और अपने कर्ज का सबूत दोनों को माइक्रोवेव में डालकर जला दिया और पूरे अपार्टमेंट को एक धमाके से उड़ा दिया। ये उसका मास्टर स्ट्रोक था। उसने इतनी चालाकी से सारी सूरत हाल को अपने हक में कर लिया। उसने पुलिस को सिर्फ वो सबूत दिए जिनसे जिन्हू एक पागल, अकेले काम करने वाला मुजरिम साबित हो। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फॉल्स, इसका तो जिक्र तक नहीं किया। इस तरह उसने अपने आप को बिल्कुल साफ बचा लिया। तो फिर क्या हुआ? खबरों में यही आया कि बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था, और इस खबर से उसकी कीमतें फिर से बढ़ गईं। अब वो सॉन्ग वो अकेला इंसान था जो असली सच्चाई जानता था। उसका कर्ज खत्म हो चुका था, उसका अपार्टमेंट अब कीमती था और वो इसे बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, इंसाफ और अपनी बका के बीच वो सॉन्ग ने जो रास्ता चुना, क्या वो सही था? एक इतने बड़े फ्रॉड को छुपाकर उसने खुद को बचा लिया। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है?